नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों, इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। इससे पहले दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोगों ने देख लिया है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिए। 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताए जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों, इसमें आपको मैं 100 क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें 50 क्वेश्चन इस पार्ट में और 50 क्वेश्चन और अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास जो होता है इसको स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा सा आलसपन कर देते हैं, और जिस वजह से उनका तैयार नहीं हो पाता है और समझ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ते चलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली मॉर्निंग में ऐसी ही वीडियो आती है 11 AM पर, तो रोज़ सुबह 11 AM पर आप लोग आ जाया करो चैनल पर और आप लोग वीडियोज़ देखा करो लाइव। ठीक है, और कमेंट में आंसर करते चला करो साथ साथ सबके। इससे आपके माइंड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। ओके, चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आई होप वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? 1741 ईस्वी के समय में दक्षिण भारत के किस राजा के बारे में पूछा गया है। दक्षिण भारत का कौन सा राजा था जिसने दोस्तों कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो दोस्तों दक्षिण भारत का राजा था मार्तंड वर्मा। कौन? मार्तंड वर्मा था। इसने कोलाचेल की युद्ध में 1741 में जो कि हुआ था, इसने हराया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत आई थी? ये 1605 में आई थी। 1605 में आई थी। सबसे पहले भारत में कौन आया था? तो दोस्तों भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। और वास्को डिगामा भारत में कब आया था? वास्को डिगामा दोस्तों ये भारत में आया था 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई। पुर्तगाली था, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। अच्छा, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए भी 1961 में पुर्तगाली गए, गोवा को छोड़ करके उनको भगाया गया। ठीक है, तो 1961 में पुर्तगाली गए, सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। बीच में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज ये सब आते रहे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो था ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, इसके बीच में हुआ था। ठीक है, नादिया जिला के पास में, जो कि वर्तमान में नादिया जिला है, प्लासी वहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ पर हुआ था ये युद्ध। ओके, लेकिन सिराजुद्दौला यहाँ पर हार गया था, अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया फिर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। वीडियो को अगर आप देखते जाओगे दोस्तों, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे तो देखिए 1400 यहाँ पर 1757 जो हुआ, ये युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध। इसी के बाद से प्रॉपर तरीके से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट उतरा? तो वास्को डिगामा जिन्होंने दोस्तों भारत की खोज की थी, इन्होंने ये 1498 में कालीकट केरल पर उतरा था। ठीक है, ये कालीकट केरल में 1498 में उतरा था। अच्छा दोस्तों, भारत की खोज की थी का क्या मतलब है, या कहें अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, इसका क्या मतलब है? क्या इससे पहले भारत नहीं था, या इससे पहले अमेरिका नहीं था? तो दोस्तों ये इतिहास कहाँ से आया इसके पहले का? तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि भारत की खोज की थी तो इसका मतलब कि भारत इसके बाद खोजा गया। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भारत के व्यापारिक रास्तों की खोज की थी, समुद्री मार्गों की खोज की थी। ठीक है, पहले समुद्री मार्गों से ही होता था व्यापार, तो समुद्री मार्गों की खोज को कहा जाता है उस देश की खोज। तो थोड़ा सा जल्दबाजी में कह दिया जाता है कि भारत की खोज की गई या अमेरिका की खोज की गई। इसको अगर और अच्छे से कहना हो तो फिर ये कह सकते हैं कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज की गई या भारत के व्यापारिक मार्गों की खोज की गई। ठीक है, तो 1498 में भारत के समुद्री मार्गों की खोज की गई। तो आप लोग इस बात को लेकर के कभी डिबेट अगर हो तो आप लोग स्पष्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? देखिए 1757 में दोस्तों प्लासी का जब युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, और इसी के बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई।
ऑफिशियल तरीके से अगर बात किया जाए तो आधुनिक भारत की शुरुआत मैक्सिमम जगहों पर यही माना जाता है, प्लासी के युद्ध के बाद से, ठीक है, आधुनिक भारत। इसके पहले का मध्यकालीन भारत माना जाता है। अंग्रेजों का शासन शुरू हो चुका था, पहले ही आ गए थे अंग्रेज वगैरह, ठीक है। अगला, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डॉट में वर्ष में भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। अभी मैंने आपको बताया 1498 में, ठीक है, 1498 में पुर्तगाली अन्वेषक था वास्को डिगामा, जिसने भारत के समुद्री मार्गों की खोज की, ठीक है, भारत के व्यापारिक मार्गों की खोज की है। अगला, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डॉट का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। देखिए, बक्सर का जब युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1765 में। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों को आपको याद रखना है। तो 1765 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसके बाद से मुगल सम्राट को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसाइड किया कि अब से 26 लाख रुपए, कितना, 26 लाख रुपए का पेमेंट प्रतिवर्ष किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, कौन? शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया था। और उधर प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। दोनों याद रखना, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? अभी कई बार मैंने बताया 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, ठीक है। अगला, बक्सर के युद्ध के बाद डॉट के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। देखिए दोस्तों, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत यानी कुछ शर्तें रखी जाती हैं तभी तो संधि होती है। तो इस संधि के अंतर्गत जो मुगल बादशाह थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ की दीवानी को कंपनी को सौंप दिए, ठीक है, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। बदले में कंपनी जो है इसने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर को मुगल सम्राट को दे दिया, ठीक है। और कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए भी देने की घोषणा की, ठीक है। तो ये दोनों डील हुई थी, इसको याद रखना है। दो चीज़ें कंपनी की तरफ से मिली और मुगल बादशाह की तरफ से इनको मिली, कंपनी को मिली। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, बंगाल के युद्ध के बाद यानी कि 1765 के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था? तो ये कहाँ के नवाब हुआ करते थे? तो दोस्तों अवध के नवाब ने सौंपा था। किसने? अवध के नवाब ने सौंपा था अंग्रेजों को, अंग्रेजों ने दे दिया मुगल सम्राट को। अगला, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से कितने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? फ्रांसीसियों की मदद किसने ली थी? देखिए, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजी, और इनको उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद लिया था। किसने लिया था? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। इन्होंने फ्रांसीसियों की हेल्प से इनको बाहर भगाने की कोशिश की थी। टीपू सुल्तान दोस्तों बहुत ही प्रतापी राजा था। हालांकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ 1799 में उसमें इसकी मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की। ओके, अगला, वर्ष डॉट में किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वालीश्वरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ईस्ट इंडिया की कंपनी के जहाज़ों ने पुर्तगालियों को कहाँ पर पराजित किया था? तो दोस्तों कहाँ पर पराजित किया था, कब किया था? 1612 में किया था। और कहाँ पर? सूरत के पास में, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्स में दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसी वजह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही मैं आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ। अगला देखते हैं। अगला, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, आपको पता भी होना चाहिए। कहाँ का सुल्तान था? तो मैसूर का। अभी मैंने आपको बताया आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तो मैसूर का ही तो था, तभी तो अंग्रेजों से लड़ा था। चलिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचालन किस वर्ष में शुरू किया? पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रचालन किस वर्ष में शुरू किया? तो इसने शुरू किया था दोस्तों 1616 ईस्वी में। कब? 1616 ईस्वी में प्रचालन शुरू किया। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये अपनी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उसको अंग्रेज़ों को बेच दिया, उसके बाद फिर सब चले गए, ठीक है। चलिए अगला, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया। किसे? टीपू सुल्तान को। अभी आप लोग जो सुने होंगे श्रीरंगपट्टनम, इसी का पुराना नाम था सेरिंगपट्टनम, ठीक है। तो यहीं पर टीपू सुल्तान को हराया गया। टीपू सुल्तान, और इसी को दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध था ये चौथा वाला, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 में ये हुआ था, 1799 में ये युद्ध हुआ था। अगला,
किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब हस्ताक्षर किए हैं, कमेंट कीजिए फटाफट। 1809 में। कब? 1809 में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में समझौता हुआ था। अमृतसर की प्रथम संधि के नाम से इसे जाना जाता है, अमृतसर की प्रथम संधि। ठीक है, ये पहली संधि थी और यह संधि जो हुई यही लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई से थाने तक भारत में पहली ट्रेन यात्रा किस वर्ष चली थी? बहुत ईजी है, 1853 में चली थी। 1853 में 16 अप्रैल के दिन चली थी। ठीक है, 16 अप्रैल के दिन। और ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था, ब्लैक ब्यूटी नाम था। उस टाइम पर शासनकाल किसका हुआ करता था? लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड डलहौजी का हुआ करता था शासनकाल। बम्बई से थाने के बीच में चली थी, ये पहली ट्रेन थी, 1853 को चली थी। ठीक है, चलिए इसको तो मैं आपको करंट अफेयर में बहुत बार बता चुका हूँ। इसी वजह से 16 अप्रैल को दोस्तों रेलवे दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कब जाकर के मिल गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध कब मिला था? तो दोस्तों ये मिला था 1856 में। कब? 1856 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने ही मिलवाया था उस टाइम पर। यहाँ पर देखिए 1853 के आसपास यही थे, लॉर्ड डलहौजी थे, तो उस टाइम पर गवर्नर लॉर्ड डलहौजी होंगे। अच्छा, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन कौन से हुए ब्रिटिश भारत के टाइम पर, इस पर आपको एक वीडियो दी जाएगी। इसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि कौन कौन से प्रमुख गवर्नर हुए, उनके टाइम पर क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई। अच्छा, यहाँ पर अवध का विलय हुआ, तो अवध के उस टाइम पर कौन थे राजा, इसको पता होना चाहिए। तो उस टाइम के नवाब थे दोस्तों वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस वर्ष कानून पारित किया? सती प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, इसको याद रखना है, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दोस्तों 1829 में ये कानून पारित किया था। कब? 1829 में। अगला, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया? ये 1858 में लॉर्ड कैनिंग जो थे ये कहाँ पर चले गए थे? तो ये दोस्तों चले गए इलाहाबाद। कहाँ पर? इलाहाबाद चले गए, जिसका नाम अब प्रयागराज है, प्रयागराज है। वहाँ पर चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़ करके उत्तर पश्चिमी प्रांत का इन्होंने वहाँ पर गठन किया। ठीक है, कब? 1858 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये 1858 की बात हो रही है, इसके एक साल पहले ही 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के टाइम पर पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा हमेशा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही भारत का उस टाइम पर गवर्नर जनरल था जब 1857 की क्रांति हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? दूसरा प्रांत कौन सा था जिसने सहायक संधि को, अंग्रेजों की सहायक संधि जो हुआ करती थी उसको किसने स्वीकारा था? तो दूसरा प्रांत था दोस्तों मैसूर, मैसूर। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हैदराबाद था, सबसे पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद हालांकि अब दोस्तों तो राजधानी है, ठीक है, तेलंगाना की, लेकिन पहले ये राज्य हुआ करता था। तो पहला राज्य हैदराबाद था सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला, और इसके बाद दूसरा था मैसूर, दूसरा मैसूर, तीसरा था तंसौर। बस 3 ही याद रखिएगा, तीसरा तंसौर था। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा गया है? स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी इन्होंने ही शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने शुरू की थी। ठीक है, और 1882 में, 1882 में। ठीक है, इन्हीं की वजह से दोस्तों आज इन्हीं का कॉन्सेप्ट ले करके ये पंचायती जो होता है, पंचायती चुनाव वगैरह, इन्हीं के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। इन्होंने क्या करवाया कि इन्होंने एक सर्वे करवाया कि देखिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लोग हैं जिनको वहाँ पर स्थानीय स्वशासन दे दिया जाए, मुखिया बना दिया जाए। ठीक है, मुखिया वगैरह बना दिया जाए जिससे वो वहाँ के लोगों का विकास कर सकें। हालांकि अंग्रेज तो थे ही, तो फिर अत्याचार करना था, विकास तो करना नहीं था, लूटना पाटना था। लेकिन एक प्रकार से समझ लीजिए स्थानीय स्वशासन करने की व्यवस्था जो है वो इन्होंने ही करवाई थी। चलिए अगला, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है,
26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डॉट डॉट के द्वारा पारित किया गया था। देखिए अब फिर यहाँ पर बात आ गई 1856 की। 1856 57 58 में कौन था? 1856 57 और 58 इस टाइम पर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 की क्रांति इसी के टाइम पर हुई थी। तो इन्हीं से दोस्तों रिक्वेस्ट किया गया, किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह पर अधिनियम पर बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया था। इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पारित हुआ। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था? 1905 में, तो 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। कौन? लॉर्ड कर्जन था। इसी के टाइम पर बंगाल का विभाजन हुआ। अच्छा, इसी के टाइम पर रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। रेलवे बोर्ड पर का गठन, ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था। रेलवे एक्ट लाया गया था 1890 में। ठीक है, रेलवे की शुरुआत 1853 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत इसे किसने की थी? तो इसे की थी दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी उपनिवेश को ही तो दोस्तों कहा जाता है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसने ही लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, इसने दोस्तों भूकर व्यवस्था भी शुरू किया था 1793 में। 1793 ईस्वी में अस्थायी कर जो था, भूकर व्यवस्था को इसको अस्थायी कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जमीन का जो मालिकाना हक होता था वो जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है, कोई अगला है, डॉट डॉट में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना गया। तो ये कब किया गया था? तो बेसिकली क्वेश्चन यही है कि मार्ले मिंटो सुधार कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, ये 1909 में किया गया था। कब? 1909 में किया गया था। एक्चुअली में दोस्तों 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। इनके बाद लॉर्ड मिंटो आए। कौन आए? लॉर्ड मिंटो, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो आए। लॉर्ड मिंटो जब थे तो उस टाइम पर भारत के सचिव हुआ करते थे मार्ले, जॉन मार्ले, जॉन मार्ले। ठीक है, ये भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वायसराय थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके दोस्तों उस टाइम पर ब्रिटिश भारत के संविधान में कुछ सुधार किया। ठीक है, तो जो सुधार किया उसे मिंटो, मार्ले मिंटो कहा गया। देखिए इन्हीं के दोनों के नाम पर नाम रखा गया, मार्ले मिंटो। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया और इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया। ठीक है, क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू किया। तो इस प्रकार से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? इनमें से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो ब्रिटिश भारत में या भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये दोस्तों दस्तक प्रणाली थी। दस्तक जो थी प्रणाली ये संबंधित नहीं थी। बाकी जमींदारी भी थी, महालवाड़ी थी, ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा भी थी। ठीक है, लेकिन ये जो दस्तक जो था ये क्या होता था? ये समझ लीजिए एक प्रकार का पास है। ठीक है, ये एक प्रकार का पास होता था बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिसको ये पास दे दिया जाता था। तो उससे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, अगर वो व्यापार करता था तो उससे कोई चुंगी या कोई कर नहीं लिया जाता था। तो दस्तक वो होता था। ठीक है, चलिए अगला, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रांत नाम था, मध्य प्रदेश मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था और पंजाब ही था। तो यहाँ पर लागू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश है नहीं, पंजाब है नहीं, उत्तर प्रदेश है। तो बी ऑप्शन आप लगा देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब, इन 3 जगहों पर ये लागू किया गया था। ठीक है, अगला, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इसकी विलय नीति जो थी, विलय करने की नीति जो थी, तो इसका प्रथम शिकार कौन हुआ था? यानी कि सबसे पहले इसने किसका विलय कराया? तो दोस्तों सतारा का विलय सबसे पहले हुआ था। सतारा के बाद जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सब का इसने विलय करवाया। तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। चलिए अगला देखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पहले, तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने ही तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को ही सब कुछ सौंप कर गए हुए थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए? तो ये कौन हुए? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
अंतिम गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल की प्रथा समाप्त कर दी गई। ओके, भारत आज़ाद हो गया। अगला, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये आपको नहीं बताएंगे। ये दोस्तों सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्होंने ही तो रेडक्लिफ रेखा खींच दी जो आज तक विवादित है। इन्होंने क्या किया था, जो जो भी पुलिस स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन जो थे उनको जोड़ दिया। ठीक है, अब उसी में उन सभी पुलिस स्टेशन को जोड़ दिया, एक लाइन खींच दी मैप में। अब उसमें किसी का घर पता लगा कि घर पाकिस्तान में है, द्वार उसका वहाँ पे है, आंगन उसका पाकिस्तान पर है, सामने के 2 कमरे इंडिया में है। ठीक है, तो इस प्रकार से बढ़ गया, तो काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा, लेकिन उनको मार काट के इधर उधर कर दिया गया फिर। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने तोड़ा था भारत को, पाकिस्तान तब अलग हुआ था 1947 में। ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ का ही ये काम था। अगला, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस साल हुआ था? वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था, तो ये हुआ था 1806 ईस्वी में ही। ठीक है, 1857 तो बहुत बाद में है। ठीक है, मंगल पांडे वाला कांड, 1806 में ही ये वेल्लोर विद्रोह हो गया था। ठीक है, 1805 से 1807 के बीच में जॉर्ज बार्लो जो थे, उनका जो शासनकाल हुआ करता था, उसी के टाइम पर यह हुआ था विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे ने शुरू किया था, और उस टाइम पर चर्बी लगे कारतूसों का बहिष्कार करने से, इसका यूज़ करने से इनकार करने की वजह से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, और यहीं से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। सशस्त्र विद्रोह था, भारत का पहला ये सशस्त्र विद्रोह था। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? कौन सी कंपनी थी जो कारतूस बनाती थी, उसकी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ये कहा जाता था कि सुअर की चर्बी यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एनफील्ड नाम की जो कंपनी थी, एनफील्ड बनाती थी। ठीक है, एनफील्ड के कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों से आपत्ति हुआ करती थी। ठीक है, मंगल पांडे ने विद्रोह शुरू किया था एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों से। अगला, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में हुआ। उसी विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहा गया। अगला, निम्न में से किसने 1857 की सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स ने इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह नहीं कहा है। बाकी सबने इसे सिपाही विद्रोह कहा था, लेकिन इन्होंने कहा ये राष्ट्रीय विद्रोह है, एक जन क्रांति है। ठीक है, इन्होंने इसे भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी भी कहा है। क्या कहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी कहा है। अच्छा, और किसने क्या क्या कहा था? आर.सी. मजूमदार जी जो थे, उन्होंने कहा था कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। इन्होंने कहा कि ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी? 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई। कहाँ पर दी गई? इनको शिवपुरी में दी गई फांसी। कहाँ पर? शिवपुरी में फांसी दी गई। देखिए, इनका वास्तविक नाम तात्या टोपे नहीं था, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम भी पूछा जाता है, रामचंद्र पांडुरंग था इनका नाम। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग। तो इनको फांसी दी गई 1859 में। एक्चुअली में दोस्तों, जब ये नेपाल चले गए थे, जब ग्वालियर का पतन हो गया तो ये नेपाल चले गए। वहाँ पर एक जमींदार रहा करता था, इनका मित्र ही था मान सिंह, तो उसके साथ ये रहने लगे। लेकिन उसने विश्वासघात किया और फिर अंग्रेज़ों को सूचना दे दी, बता दिया, तो ये पकड़े गए और फिर इनको 1859 में शिवपुरी के किले में फांसी दे दी गई। अगला, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो यहाँ आप ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, तो बेगम हजरत महल जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, 1857 की बात हो रही है, ना उस टाइम पर कस्तूरबा गांधी थी, ना भीकाजी कामा, ना सरोजनी नायडू। ठीक है, तो बेगम हजरत महल जी थी। और कौन कौन सी थी? रानी लक्ष्मीबाई जी भी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेगम हजरत महल लगाएंगे आप। ये लखनऊ में विद्रोह की हुई थी। ठीक है, अवध में, लखनऊ में बेगम हजरत महल अवध को नेतृत्व कर रही थी और यहाँ पर इन्होंने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? कानपुर के नेता, लखनऊ का बेगम हजरत महल हुआ, कानपुर के नेता पूछा गया है। कानपुर का नेता कौन था?
तो कानपुर की कौन थे? नाना साहब थे। ठीक है, कानपुर के नाना साहब थे। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस टाइम पर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो सब अलग अलग जगह के सब लोग इकट्ठा होने लगे। ठीक है, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर जहाँ जो थे वो नेतृत्व करने लगे और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने लगे। जैसे दिल्ली से अगर बात करें तो जनरल बख्त खां ने नेतृत्व करता थे, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। लखनऊ से बेगम हजरत महल शामिल हुई। ग्वालियर से तात्या टोपे शामिल हुए। बिहार से कुंवर जगदीश सिंह शामिल हुए। ठीक है, बिहार से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी शामिल हुई थी। कानपुर से नाना साहब जी शामिल हुए थे। ठीक है, तो हालांकि धीरे धीरे सबको दबा दिया गया। ओके, चलिए, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? पल्ली आंदोलन दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से ये संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र जी दोस्तों अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे। ठीक है, बाबा रामचंद्र। कृषक आंदोलन दोस्तों प्रतापगढ़ से शुरू किया गया था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का, यहाँ से शुरू किया गया था। और ये किस पर था? ये दोस्तों नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था और यह आंदोलन किसानों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके नेतृत्व रामचंद्र जी कर रहे थे, बाबा रामचंद्र। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया। ओके, अगला देखते हैं कब किया गया था? 1956 में किया गया था, डेट याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग, इसने किसके विकास पर ज़्यादा बल दिया था? हंटर आयोग, इसने दोस्तों प्राथमिक शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन होता है इस पर ज़्यादा बल दिया था। 1854 वह डेट थी जब वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति हुई। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 1882 आता है। 1882 में दोस्तों डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाता है और यही आयोग जो है हंटर आयोग कहा गया। ठीक है, और इसमें प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है इसके लिए एक समिति बनाई गई और इसी समिति के तहत प्राथमिक शिक्षा में सुधार की व्यवस्था शुरू की गई। अगला देखते हैं, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो केसरी अखबार की स्थापना दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी 1881 में। ठीक है, बहुत ही प्रचलित ये अखबार था, तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। मराठी भाषा में ये प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए अगला, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का गठन किया? इंदु प्रकाश का 1862 में किसने गठन किया? तो जस्टिस रानाडे जी ने दोस्तों इंदु प्रकाश नाम का एक अंग्रेजी मराठा पत्र का विकास किया था। ठीक है, इसका प्रकाशन शुरू किया था इन्होंने। उस टाइम पर देखिए दोस्तों मोबाइल टेलीफोन ये सब तो हुआ था नहीं था, पत्र चलता था, पत्रिकाएं चलती थी, अखबार चलता था, इसी के माध्यम से संचार हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र नाम का समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी। स्वतंत्र नाम का समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? ये तो इजी है, वंदे मातरम। इस पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। किसने? अरविंद घोष ने की थी। कब की थी? 1906 में। 1906 में। अच्छा, वंदे मातरम गीत जो है ये राष्ट्रीय गीत है, इसको गाया किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है, वो हुआ ऐसे। अगला देखते हैं, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर चलो नारा इससे किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर चलो। तो दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर चलो का नारा दिया था। इन्होंने ही दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस, सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, उसको इन्होंने ही लिखा था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था दयानंद सरस्वती जी के। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की भी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कब की थी? 1875 में। कहाँ पर की थी? तो इन्होंने बॉम्बे में किया था। ठीक है, बॉम्बे, अब जो मुंबई के नाम से जाना जाता है। अगला, 1795 और 1804 में बंगाल विनिमय से अधिनियमों ने डाट को घोषित किया। किसको घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किया, कि कन्या हत्या को अवैध घोषित किया, कि विधवा पुनर्विवाह को अवैध घोषित किया या बाल विवाह को अवैध घोषित किया? तो दोस्तों 1795 और 1804 को कन्या हत्या को
अवैध घोषित किया गया। कन्या जब पैदा होती थी, लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी बंगाल के साइड में, ठीक है। तो ये कुप्रथा थी और इसको 1795 में एक बार जॉन शोर थे, गवर्नर जनरल थे जॉन शोर, उनके समय पर ख़त्म किया गया, इसको अवैध घोषित किया गया, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म हो नहीं पाया। फिर 1804 में एक बार फिर से बंगाल विनिमय के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया लॉर्ड वेलेज़ली के समय पर, ठीक है। अगला, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1897 में क्या किया गया था? 1897 में शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, या रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की थी, ठीक है। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण था, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस जी के ये शिष्य थे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। अच्छा, ये दोस्तों अमेरिका में बहुत ही चर्चित एक भाषण भी दिए थे, वो भी आपको याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या? नरेंद्र नाथ दत्त था। कलकत्ता में ये पैदा हुए थे और 12 जनवरी को ये पैदा हुए थे। इस वजह से 12 जनवरी को पूरा देश हमारा मनाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आधुनिक भारत के इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम लोग भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ, इसके बाद से फिर क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में एक नज़र डालेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग भारतीय संविधान लागू होने तक या फिर उससे संबंधित जो आसपास की चीज़ें हैं उसको अच्छे से कवर अप करेंगे। उसको अलग से 50 क्वेश्चन मैं बना करके रखा हूँ, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिए, उसको भी आप लोग देखिएगा, कल वो वीडियो आएगी, आज ये वीडियो है, इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखे हैं। अब आधुनिक भारत के इतिहास को आप देख रहे हो। डिस्क्रिप्शन में दी गई उन लिंकों को भी क्लिक कीजिए और उसको भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो कोर्सेज वगैरह को आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो इसे परचेज़ कर सकते हैं। MZT ऐप पर ये अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।